ओके, चैप्टर नंबर 5 में हम लोग क्या देख रहे थे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन देख रहे थे। ठीक है, अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम लोग की जो लास्ट टॉपिक है फ्रिक्शन के बारे में पढ़ना है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा फोर्स अप्लाइड होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इंपल्स क्या होता है, ठीक है ना, ये अपोजिंग फोर्स क्या होता है। अब हम लोग की जो नेक्स्ट पॉइंट है ये फ्रिक्शन के बारे में। तो सबसे पहले फ्रिक्शन समझेंगे कि फ्रिक्शन है क्या। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोग ये देख चुके हैं, 9th क्लास में भी देख चुके हैं, प्रीवियस ईयर हम लोग देख चुके हैं कि फ्रिक्शन के मतलब क्या होते हैं। फ्रिक्शन के मतलब ये होता है, जैसे सपोज हम लोग कह सकते हैं कि एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि ये हमारे पास कोई एक सरफेस है, ठीक है, और एक और मैं ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, यहां पे एक और सरफेस ले रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये दोनों सरफेस में क्या डिफरेंस हो रही है, ये दोनों सरफेस में यह डिफरेंस है कि ये वाली जो सरफेस है आपका स्मूथ सरफेस है। कैसा सरफेस है, यह स्मूथ सरफेस है, एंड ये वाली जो सरफेस है आपका कौन कैसा सरफेस है, रफ सरफेस है। ओके, अब यहाँ पे ये देखना है कि स्मूथ और रफ सरफेस में डिफरेंस क्या होता है। तो स्मूथ और रफ सरफेस में डिफरेंस यह होता है, हम लोग कह सकते हैं सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है। ओके, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट भी रख दिया गया है, दोनों ऑब्जेक्ट हमारे दोनों की मास सेम है, दोनों की मास क्या है, सेम है, मास सेम नहीं है, मास सेम है। ओके, अब ये बात ध्यान रखना है कि यहां पर भी सरफेस है, यहां भी सरफेस है। अब हम दोनों पे क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। मतलब यह कह सकते हैं कि फोर्स आखिर कहा किसने। मैंने आपको एग्जांपल की तरह समझाया था कि सपोज हमें जब अगर कोई यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ओके, अगर इधर से उसकी ऑब्जेक्ट की बैक साइड से अगर हम लोग किसी चीज को फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं तो इसे, इस फोर्स की जो कंसिडरेशन है, इसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पुश। क्या करते हैं हम लोग, पुश करते हैं। लेकिन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर फ्रंट से अगर अपनी ओर खींचा जाता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, पुल बोलते हैं। इसीलिए इसकी डेफिनेशन बन जाती है, पुश या पुल इज नोन एज फोर्स, राइट, पुश या पुल इज नोन एज फोर्स। ओके, अब यहां पे देखना है, इस सेम फोर्स की कंसिडरेशन, इस सेम फोर्स की पार्ट हम लोग यहां भी अप्लाइड कर रहे हैं। यहां भी क्या हो रही है, पुश हो रही है, पुल हो रही है, दोनों कर रहे हैं हम लोग। लेकिन हम लोग सरफेस की बात कर रहे हैं। सरफेस इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे फ्रिक्शन जो है ना सरफेस पे डिपेंड करती है, ये ठीक है, दूसरे की कांटेक्ट होती है, मैं बताऊंगा अभी। तो यहां पे अगर हम लोग क्या करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, यहां भी फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, चाहे पुश बोलो या पुश बोलो, बात बराबर है, फोर्स अप्लाइड कर रहा हूं मैं। यहां अगर फोर्स अप्लाइड कर रहा हूं, फोर्स यहां भी अप्लाइड कर रहा हूं, तो दोनों में मुझे देखने को यह मिल रहा है कि यहां पे जो फोर्स लग रही है किसके बीच में, तो यहां पे जो फोर्स लग रही है आपको इस ऑब्जेक्ट और ये जो सरफेस है, ये दोनों के बीच में एक कांटेक्ट फोर्स होती है। क्या होती है, कांटेक्ट फोर्स। तो फ्रिक्शन इज अनदर नेम, इसे बोला जाता है कांटेक्ट। क्या बोलते हैं, कांटेक्ट विथ सरफेस, सरफेस एंड ऑब्जेक्ट, सरफेस एंड ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन का मतलब हुआ क्या कि किसी भी सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट होना चाहिए। जैसे सपोज मैं कह सकता हूं कि ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इसको मैं इस प्रकार से मूवमेंट कर रहा हूं, तो ये किसी में कांटेक्ट हो रही है क्या, नहीं हो रही है। लेकिन अगर मैं इस पे क्या करता हूं, इस पे टच करवाता हूं, अब ये क्या करता हूं, मैं मूव करवा रहा हूं इसमें, तो ये वाली जो सरफेस है, ये इस सरफेस से इस बॉडी के बीच में क्या है, कांटेक्ट है। तो यहां पे किस प्रकार की मूवमेंट हो रही है, ये आपको ऑब्जर्व करना है। दूसरी बात देखना है, सपोज अगर मैं लेता हूं किसी चीज में, अगर रफ सरफेस पर अगर अपनी हाथ को मूविंग करवाते हो, तो दोनों के बीच में ऑब्जर्व करो कि वहां पे दोनों में फोर्स किस प्रकार से अप्लाइड हुई है। तो सर यहाँ पे जब स्मूथ वाली जो सरफेस होती है तो यहाँ पे क्या होता है, स्कीपिंग होता है। क्या करता है, ये स्कीपिंग करता है, स्कीपिंग कर सकते हो, स्लिपिंग कर सकते हो, इट मींस इट्स वेरी इजीली, ठीक है, स्मूथनेस सरफेस है यार। अगर हम लोग फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं किसी रफ सरफेस वाले पे, तो यहां पे क्या होता है, रफनेस होता है। क्या होता है, यार रफनेस होता है। रफनेस, रफनेस का मतलब क्या हो गया कि इसके कंपेयर में ये वाली जो सरफेस है, दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस है। बात क्लियर हो गया। अब यहां पे समझना है कि सर यहां पे क्या था, इसलिए यह था कि ये वाली क्या है ना, हमारा कर्वलीनियर्स है। क्या ये कर्वलीनियर्स है, मतलब उथल पुथल इस प्रकार से रहता है। इसलिए क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट जो है दूसरे के बीच में कांटेक्ट करता है, फोर्स अप्लाइड कर रहा है। तो एक बात फैक्ट समझ लीजिए कि फ्रिक्शन कहने का मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शन वहां अप्लाइड होता है जहां पर रफ सरफेस होता है। क्लियर हो गया, बस बात यही था आपका कि फ्रिक्शन वहां अप्लाइड होता है जहां पे रफ सरफेस होता है। तो दूसरी पॉइंट मैंने क्या बोल दिया आपको, फर्स्ट पॉइंट बोल दिया कि कांटेक्ट विद सरफेस एंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन अप्लाइड वेयर रफ
सरफेस इज प्रेजेंट। रफ सरफेस इज प्रेजेंट। फ्रिक्शन वहां लगता है जहां पे रफ सरफेस होता है। ये बात क्लियर हो गया। अब यहां पे हम लोग देखेंगे कि सर फ्रिक्शन की और कौन कौन सी फॉर्म है, फ्रिक्शन का डेफिनेशन कैसे देंगे। तो फ्रिक्शन का डेफिनेशन देने का मतलब ये हुआ कि कभी कभी जैसे कि अगर आप मूविंग कर रहे हो तो अभी मैंने आपको दो एग्जांपल लेके देखा बाबू कि यहां पे एक स्मूथ वाला है, एक स्किप आपका क्या है रफ सरफेस है। तो एक ऑब्जेक्ट कितनी फ्रीली रूप से आगे चला गया। जैसे कि सपोज अगर आईएलएस स्प्रेडिंग किया हुआ है किसी सरफेस पे, अगर उस पर आप मूव कर रहे हो तो क्या होगा, बहुत जल्दी स्लिप कर जाओगे ना, बहुत जल्दी आप गिर जाओगे। लेकिन अगर कहीं पर आईएलएस स्पीड नहीं है, रफ सरफेस है, तो अगर उस पर आप मूव करोगे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। मतलब यहाँ पे ये है कि रफ सरफेस वाला वहां पे एक प्रकार की फ्रिक्शन अप्लाइड कर रहा है। तो फ्रिक्शन अप्लाइड करने का मतलब क्या हुआ कि वहां से एक अपोजिंग फोर्स अप्लाइड करता है। जैसे कि अगर आप मूव कर रहे हो ना, मतलब टिकटॉक नहीं, टुक 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 मूव कर रहे हो इस प्रकार से, तो क्या होता है कि अगर वहां पर सपोज कुछ अगर डस्ट है, धूल कण है ना, तो जैसे आप आगे जाओगे तो धूल कण जो है पीछे की ओर आता है। मतलब यहाँ पे है एक फोर्स, बैकवर्ड फोर्स लग रही है। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक रफ सरफेस है, राइट। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिया गया है, ओके, एंड हम आगे की ओर क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम। चलिए अब देखिए ये पीछे की ओर, पीछे किधर, पीछे, ये मैं बोला पीछे, ताको ताको, ये क्या है, पीछे की ओर एक फोर्स लग रहा है। ये कौन सी फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स। एंड फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं। फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं। क्लियर हो गया। कभी कभी फ्रिक्शन फोर्स को आपको पी से भी इंडिकेट करते हैं, बट कंफ्यूजिंग होते हैं बच्चों में, इसलिए क्योंकि स्मॉल पी अगर इंडिकेट करेंगे तो मोमेंटम हो जाएगा, कैपिटल पी इंडिकेट करेंगे तो प्रेशर हो जाएगा। इसलिए मोस्टली आप लोग स्मॉल एफ से इंडिकेट कीजिए। तो एक फोर्स जब आगे लगती है तो पीछे की ओर एक अपोजिंग फोर्स होता है। तो हम डिफाइन क्या कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं। डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे द टेंडेंसी टू मूव बैकवर्ड फोर्स when we applied forward direction। मतलब कि जब हम लोग आगे की ओर किसी चीज को फॉरवर्ड की ओर, आगे की ओर हम लोग फोर्स अप्लाइड करते हैं, तो पीछे की ओर कहां करता है, मूव बैकवर्ड फोर्स। टेंडेंसी, उसके पास क्षमता होता है ना, ये मूव करने की क्षमता होता है पीछे की ओर। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गया। अब यहां पे देखना है क्या कि सपोज यहां पे सर हम फ्रिक्शन कैसे फाइंड करेंगे। ये तो आपको आ गया द टेंडेंसी टू मूव बैकवर्ड फोर्स व्हेन वी अप्लाइड ए फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब हम लोग आगे की ओर अप्लाइड करते हैं तो पीछे की ओर मूव करता है, तो कह सकते हैं कि फ्रिक्शन यहां पे क्या हुआ, अप्लाइड हुआ। लेकिन यहां पे एक बात आती है कि सर फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स में दोनों में ग्रेटर कौन होता है। देखिए यहां पे क्या है, आपको ऑलरेडी पता है कि फोर्स की यूनिट जो होता है, ये कोई बताने वाली चीज नहीं है, ये तो बहुत बचपन की चीज है। यूनिट जो होता है इवन फोर्स का, किसी भी फोर्स का, न्यूक्लियर फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, फ्रिक्शन फोर्स हो, बैलेंस हो, अनबैलेंस हो, किसी प्रकार की फोर्स हो, रिएक्शन फोर्स हो, ठीक है, कोई भी फोर्स का जो यूनिट होगा बाबू वो क्या होगा, न्यूटन ही होगा। क्या होगा, वह न्यूटन ही होगा। जैसे कि अगर हम लोग लेंथ लेते हैं, हम लोग डिस्टेंस ले रहे हैं, किलोमीटर में ले रहे हैं, सेंटीमीटर में ले रहे हैं, किलो, है ना, तो ये सब सारी चीज क्या लेंथ ही क्या तो है, यूनिट है ना। तो ये भी एक प्रकार की फोर्स है, ये भी एक प्रकार की फोर्स है। बट यहाँ पे ये बात है कि ये वाला जो है ना आपका अप्लाइड फोर्स है। क्या लिखेंगे इसको, अप्लाइड, एंड ये लिखेंगे आप लोग क्या, अपोजिंग फोर्स। क्या लिखेंगे, अपोजिंग फोर्स। इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन, अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन होता है फ्रिक्शन फोर्स का। किसका, फ्रिक्शन फोर्स का। ये बात क्लियर हो गया। लेकिन यहां पे भी एक कंफ्यूजिंग आती है। देखिए हर पॉइंट पे देखिए ये सब ऑब्जेक्टिव के टर्म में रहता है कि कहां पे अप्लाइड फोर्स ग्रेटर होगा या फ्रिक्शन ग्रेटर होगा। तो अभी तक तो हम लोग ये देख रहे हैं इस डेफिनेशन की पर्पज से कि अप्लाइड जो फोर्स है वो ग्रेटर है फ्रिक्शन का। लेकिन क्या सर हर सिचुएशन में ऐसा होता है क्या, नहीं ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पहला देखेंगे केस नंबर फर्स्ट देखेंगे। केस नंबर फर्स्ट में ये देखेंगे कि सपोज अगर ये हमारा कितना, अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। जैसे कि मैं फोर्स लगाता हूं, इफ यहां मैं लिख रहा हूं आपको, इफ फोर्स अप्लाइड अगर मैं कर रहा हूं कितना, 40 न्यूटन। ठीक है, 40 न्यूटन फोर्स अप्लाइड कर रहा हूं, और यहां पे ऑब्जेक्ट की मास जो है, ऑब्जेक्ट की मास जो है 80 केजी है। अब देखो
मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे समझना इस बात को कि फोर्स मैंने लगाया हूं 40 न्यूटन और मास 80 केजी है। क्या मैं उस फोर्स को अपनी ओर खींच सकता हूं? नहीं खींच सकता हूं, क्योंकि मास ज्यादा है, फोर्स हम लोग कम लगा रहे हैं। अगर कोई छोटा बच्चा है उसको बोलेंगे 50 केजी की पैकेट लेके चले जाओ, नहीं लेके जाएगा। क्यों नहीं लेके जाएगा? क्योंकि मास ज्यादा है उसकी फोर्स लगाने की कंपेयर से। इसलिए इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन हो जाएगा। फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन फोर्स अप्लाइड, क्योंकि इसको उठा नहीं पाएगा, वो पीछे क्यों रह जाएगा। जैसे एक ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर किसी कीचड़ में फंसा हुआ है और ट्रैक्टर हमारा सपोज 500 केजी का है, 5 आदमी जाएंगे, हम लोग 100 केजी उस पर धक्का देंगे, तो धक्का देंगे तो क्या आगे फॉरवर्ड में जाएगा? नहीं जाएगा, वो हमेशा क्या करेगा, बैकवर्ड की ओर भागेगा। क्यों? इसलिए भागेगा क्योंकि वो उसमें ज्यादा मास है। तो ये समझना है कि फोर्स कब ग्रेटर होता है, फ्रिक्शन कब ग्रेटर होता है। तो जब नॉर्मल अगर फोर्स अप्लाइड फोर्स ज्यादा है, फ्रिक्शन फोर्स है, तब हमारा क्या होगा, ग्रेटर होगा। दूसरी बात है, अगर मास ज्यादा है और फोर्स कम है तो यहां फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा और फोर्स अप्लाइड क्या हो जाएगा, कम जाएगा। ये बात क्लियर हो गया। उसके बाद यहां पे आपको मैं केसेस बता चुका हूं। अब हम लोग को ये देखना है कि सिर्फ फ्रिक्शन जो है कितने प्रकार के फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन कितने प्रकार का होता है, केसेस पे वैरीज करता है। तो एक मैं आपको बता रहा हूं इस चीज पे, है ना, इसको मैं साफ कर दे रहा हूं। एक मैं बात बता रहा हूं, इसे लिख लिया आप लोग। चलिए यहां पे देखना है FBD डायग्राम के अनुसार। कौन सा डायग्राम के अनुसार? FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन फ्रिक्शन का पूछता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, इसलिए बात कर रहा हूं आपको मैं, है ना। एम करीम की बुक को फॉलो कीजिए, एम करीम बुक बहुत आपके लिए बेस्ट रहेगा हर चीज के लिए। अब देखिए, सपोज हमारे पास इसको हम FBD डायग्राम के पर्पज से देखते हैं। तो देखिए, ऊपर की ओर एक फोर्स अप्लाइड होता है, आपको भी पता है कैसे। तो सर एक सरफेस पर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो नीचे की ओर एक फोर्स अप्लाइड कर रहा है। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? mg। कोई प्रॉब्लम? चलिए, mg होता है, नीचे की ओर क्या होता है? mg लगता है। और ये बैलेंस करने के लिए उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाइड करता है। अगर बैलेंस नहीं होता तो ये क्या करता? टूट जाता। और सरफेस टूटने के बाद क्या होता? ऑब्जेक्ट नीचे क्यों गिर जाता। ठीक है, जैसा कि इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रखे हुए हैं, तो ये भी यहाँ पे इसलिए रखा हुआ है क्योंकि नीचे की ओर खींच रहा है और नीचे वाला उसको ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तभी तो बैलेंस हो रहा है। तो ऊपर की ओर एक फोर्स होता है बाबू, वो कौन सा होता है? एन। एन बोले तो क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर हो गया बात को। तो यहां पर से एक इक्वेशन कैसा बनेगा ये समझना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर से इक्वेशन आपको देखिए कैसे बनेगा। ये फोर्स इसके फोर्स के बराबर है यार, तो m इज इक्वल टू mg हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन, फोर्स बराबर हो गया। जितना ये लगाया फोर्स, उतना फोर्स ऊपर की ओर लगाया। क्लियर। अब देखिए, अब मैं क्या किया हूं, पुश या पुल किया हूं। सिर्फ आपने क्या किया हो, अपनी ओर खींचे हो, पुल किए हो। अब देखो, इसका मतलब यह है कि ये वाली फोर्स मेरे साइड में लग रहा है, तो ये वाली फोर्स, मैं पहले भी बोल चुका हूं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कि ऑब्जेक्ट जिधर की ओर जाता है एक्सीलरेशन उधर ही की ओर लगता है। बात क्लियर हो गया। अब देखिए, इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, फोर्स अप्लाइड कैपिटल फोर्स माइनस स्मॉल फोर्स माइनस स्मॉल फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, जिसको मैं यहां अप्लाई कर देता हूं। तो यहां पर मास लगा हुआ है एम और एक्सीलरेशन है। क्लियर हो गया। ये दो इक्वेशन बन गया आपका, ठीक है। तो यहां से आप कभी भी अगर आपसे एक्सीलरेशन पूछता है कि बताइए एक्सीलरेशन क्या होगा, और उसके बाद पूछता है कि फाइंड द फ्रिक्शन क्या होगा, मैं आपको अभी न्यूमेरिकल बनाऊंगा, ठीक है, चिंता मत कीजिए। ये बात को यहीं रहने दीजिए, ये बात को यहीं रहने दीजिए। अब इसी पॉइंट पे, दोनों इक्वेशन पे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फ्रिक्शन की टाइप क्या होती है। देखिएगा, गौर कीजिएगा इसी चीज पे। फ्रिक्शन का जो टाइप है, यहां पर मैं लिख देता हूं आपको, टाइप ऑफ फ्रिक्शन। टाइप ऑफ फ्रिक्शन, तो टाइप ऑफ फ्रिक्शन जो होता है ये कितने प्रकार का है? मोस्टली दो प्रकार का होता है, लेकिन बोला जाता है तीन चार। कैसे बोला जाता है? जैसे डायनेमिकली फोर्स होता है, इंटरनली फ्रिक्शन होता है, एक्सटर्नल फ्रिक्शन होता है, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। ये सब सारी बात मैं बताऊंगा आपको एक एक करके। लेकिन फ्रिक्शन हम लोग को दो तरह से ज्यादा पढ़ना है। जैसे कि पहला अगर आपको आ गया कि सर इंटरनल फ्रिक्शन, दूसरा है आपको एक्सटर्नल फ्रिक्शन। क्लियर हो गया। तीसरा आपका है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्लियर। 4 नंबर में आपका क्या है? काइनेटिक।
इसी को बोला जाता है डायनामिक फ्रिक्शन। क्लियर। अब यहां पे हम लोग को जो पढ़ना है वो कौन सी फ्रिक्शन के बारे में पढ़ना है, स्टैटिक और काइनेटिक के बारे में। ओके, ये बात समझ रखिए आप। तो ये सारी चीज को आपको ज्यादा कुछ नहीं, इंटरनल मतलब है कि जो अंदर की जो फ्रिक्शन लग रहा है जिसको हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर रहे, एक दूसरे कांटेक्ट में आने पे क्या हो रही है, फ्रिक्शन अप्लाइड हो रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरनल फ्रिक्शन बोलेंगे। एक्सटर्नल है, जैसे बाहर जो घर्षण हो रहे, घन घन किसी ऑब्जेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या करता है, टकराता है, तो घर्षण वहां पर होती है, उसे कहते हैं एक्सटर्नल फ्रिक्शन करते हैं। बट हम लोग स्टैटिक और काइनेटिक के बारे में बात करेंगे, ये बहुत ही इजी चीज है, आप ध्यान रखिएगा, सारे नॉमिकल बन जाएगा आपका। ठीक है, तो हमारा पहला जो टॉपिक है ये कौन सी है, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, देखिए इसके नाम से आप पता कर सकते हो। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, स्टैटिक, ठीक, स्टेट में है, कैसे पोजीशन में, स्टैटिक पोजीशन में है, तो ये क्या होता है, स्टैटिक का मतलब रेस्ट होता है। अब आप समझ चुके होंगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, फोर्स अप्लाइड नहीं हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, जब मूव नहीं करेगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा तो मास जीरो हो जाएगा, और मास जीरो हो जाएगा तो फोर्स बराबर फ्रिक्शन हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पे पहले समझ लो, मैं फिर से क्या बोल रहा हूं कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट, अगर यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के साथ बता रहा हूं कि सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये कांटेक्ट फोर्स है, ये यहां पर लगा मेरा अप्लाइड फोर्स हो गया, और ये मेरा क्या है, अपोजिंग फोर्स है, ठीक है, ये अपोजिंग फोर्स बोले तो फ्रिक्शन फोर्स है। अब यहां पे देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि स्टैटिक फ्रिक्शन में फोर्स निकालिए, फ्रिक्शन फोर्स निकालिए। स्टैटिक फ्रिक्शन में जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, इफ ऑब्जेक्ट कांट मूव, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है, तब क्या होता है, देखिए अब आपको ये पता है कि जब ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, उसके जीरो हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो होगा तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा तो देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो हो गया तो मास जीरो, और मास जीरो हो गया तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे इस कंडीशन में ये वाली आप क्या लगाइए, सेकंड इक्वेशन को लगाइए, तो इधर की ओर फोर्स लग रहा था F माइनस अपोजिंग फोर्स, ये भी एक प्रकार की फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स, हमेशा माइनस करना है, ये स्मॉल f इज इक्वल टू, अब ये एक हमारा एक फोर्स हो गया, फोर्स का बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अब देखो ये ऑब्जेक्ट जब मूव नहीं करेगा तो एक्सेलरेशन बराबर क्या, एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, अब एक्सेलरेशन जब जीरो हो गया तो इस चीज को आप यहां पे पुट कर दीजिए, तो मास इनटू जीरो, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो यहां पे मेरा क्या बचेगा, F माइनस एफ, बोले तो F इज इक्वल टू स्मॉल f। देखिए अगर कभी भी ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट कंडीशन में है, ऑब्जेक्ट अगर हमारा रेस्ट कंडीशन में है, उस कंडीशन में इस पर ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है कि फोर्स बराबर फ्रिक्शन कब होता है, तब होता है, ये कंडीशन होता है स्टैटिक फ्रिक्शन में होता है, उस टाइम होता है जिस टाइम एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है, तो सिर्फ फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शन हो जाता है। ये क्लियर आपको पता कर गया, मूव है ना, ये प्रूफ मिल गया आपको कि F इज इक्वल टू स्मॉल f। ये कौन सी फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है, ये कौन सी फोर्स है, आपको अपोजिंग फोर्स है, ये कौन सी है, अपोजिंग फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स कर सकते हैं। बात क्लियर हो गया। अब देखिए, चलो इसको मैं यहां पर साफ कर दे रहा हूं। अब देखिए यहां पे ये बात है कि सर आप अभी ये बोल रहे हो कि हमारा फोर्स, अप्लाइड फोर्स जो है ये फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होता है। चलिए सर इसकी नेचर क्या होता है, इसकी नेचर क्या होता है, मैं बात करता हूं यहां पे कि नेचर ऑफ फ्रिक्शन, नेचर ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का नेचर क्या होता है, फ्रिक्शन का नेचर क्या होता है, देखिए ये बताने की जरूरत नहीं है, अगर आप इस चीज को समझ रहे होंगे, किस चीज के डेफिनेशन समझ रहे होंगे, टेंडेंसी टू मूव बैकवर्ड फोर्स, मतलब वैसी फोर्स जो पीछे की ओर मूव करता हो, कब मूव करता हो, जब हम लोग आगे की ओर फोर्स लगाते हैं, इसका मतलब इसका नेचर जो होगा हमेशा जो होगा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब है यहां पे ऑब्जेक्टिव को क्वेश्चन आ सकता है ना, कैपिटल F इज इक्वल टू माइनस F, ये भी आप लिख सकते हो।
वहां देखिए क्या था, अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स। सर वो तो एक प्रूफ है कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, लेकिन यहां पे माइनस इसलिए लगा है क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव बैक डायरेक्शन, बैकवर्ड, ऑब्जेक्ट मूव बैकवर्ड। जब ऑब्जेक्ट पीछे की ओर मूव करता है इसलिए हम लोग माइनस लगाए, क्योंकि पीछे की ओर मूव करता है फ्रिक्शन फोर्स, तो नेचर कैसा हो जाएगा फ्रिक्शन का, सर अपोजिट होगा। तो अब आपको एक डेफिनेशन देने में कोई प्रॉब्लम है, आप बोल सकते हो अपोजिट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन, या अपोजिंग ऑफ फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। जो फोर्स को जो अपोज करता हो, द टेंडेंसी टू मूव बैकवर्ड डायरेक्शन व्हेन वी आर अप्लाइड ए फोर्स ऑन ए फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो ये क्लियर हो गया आपको, है ना। मैं आज इंट्रोडक्शन दूंगा इस चीज पे, ज्यादा नहीं बताऊंगा। उसके बाद देखिए सेकंड जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, स्टैटिक फ्रिक्शन देख लिए। दूसरी बात यहां पे ध्यान रखिएगा कि है ना, एक पॉइंट आती है, ये पॉइंट आप लिख लिए। दूसरा पॉइंट आती है, मैं इसको साफ करता हूं, दूसरी पॉइंट आती है कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। देखिए छोटे छोटे जो पॉइंट्स है उस चीज को आप टच कीजिए। सबसे पहले समझना है कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? देखिए ये वाली जो बात है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे इंपॉर्टेंट है यार, कि सपोज ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या हमारे पास सरफेस है। बाबू मैंने बोला था आपको कि फ्रिक्शन वहां अप्लाइड होता है जहां रफ सरफेस होता है। क्लियर हो गया? अब देखिए ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट दोनों के बीच में एक कांटेक्ट फ्रिक्शन है। तो जब भी ये कांटेक्ट होता है तो वहां पर एक फोर्स, ये अप्लाइड फोर्स आखिर ग्रेटर क्यों होता है? क्योंकि ये वाली रफ सरफेस जो है ना, कुछ फोर्स को पीछे कर लेता है। जैसे कह सकते हैं रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस में बहुत अंतर होता है। रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेसिस्टेंस का मतलब होता है क्या? अपोज करना, करंट को अपोज करना। बट रियोस्टेट क्या करता है? करंट को पास करवाता है। सोचो दोनों में बात क्या सेम है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे है, ये दोनों के बीच में एक है ना कांस्टेंट प्रोपोर्शनल कर सकता है, जिससे हम लोग म्यू से इंडिकेट करते हैं। तो इसका मतलब है कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग इंडिकेट करेंगे म्यू से। किससे इंडिकेट करेंगे? म्यू। और म्यू इज ए कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। मैं यहां लिख देता हूं, म्यू इज ए कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सर कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू आ गया। म्यू का कोई यूनिट होता है? म्यू का कोई यूनिट होता है, ये भी समझना है। दूसरी बात समझना है कि फ्रिक्शन में एक कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सिर्फ म्यू लिखाता है या और भी कुछ होता है? देखिए ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की मूवमेंट पे। अगर ये ऑब्जेक्ट हमारा स्टैटिक है मतलब कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, तो यहां पर लिखेंगे हम म्यू एस। ये हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए, स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए म्यू एस। अगर हम लिखेंगे म्यू के, यूके नहीं है यार, म्यू के है, और म्यू के का मतलब होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन मैं सारे चीज के बारे में बताऊंगा, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद कभी कभी आपको देखने को मिलेगा म्यू एल, तो ये क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन है। लिमिटिंग फ्रिक्शन है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनने वाला है फ्रिक्शन पे, मैं बता रहा हूं आपको। ये क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन है। मैं इस चीज के बारे में आपसे मैं क्या करूंगा? डिस्कशन करूंगा। तो ये लिख लिए कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? ये दोनों के बीच में एक कांस्टेंट टर्म आता है, उस कांस्टेंट टर्म को बोलते हैं हम लोग कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। दूसरी बात यहां पे आती है, सर कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई यूनिट होता है? तो नहीं बाबू, ये यूनिट लेस होता है। यूनिट नहीं होता है। सर यूनिट क्यों नहीं होता है, हम आगे बात करेंगे, बट अभी आप क्या करो, लिख लो इस चीज को, यूनिट लेस होता है। ठीक है, तो टाइप ऑफ फ्रिक्शन में बताया आपको स्टैटिक। उसके बाद मैंने क्या बोला? नेचर ऑफ फ्रिक्शन। उसके बाद क्या बोला मैंने आपको? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हो गया आपका, लिख लिए सब। चलो ओके, अब देखिए यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन बता रखा आपको मैं, टाइप ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। तो टाइप ऑफ फ्रिक्शन में सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन भी होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन भी होता है। बट लिमिटिंग फ्रिक्शन मैं बताऊंगा कब? काइनेटिक फ्रिक्शन होने के बाद। लिमिटिंग बहुत ही इजी चीज है, बट न्यूमेरिकल की जो सेक्शन बनता है ना, वो ज्यादा करके रहता है आपको काइनेटिक पे, स्टैटिक पर भी बहुत ही कम रहता है। ओके, अब यहां पे ये है कि नेचर ऑफ फ्रिक्शन बता चुका हूं मैं कि अपोजिंग होता है, नेगेटिव साइन आता है। ओके, क्लियर हो गया? कभी ये मत बोलना कि फोर्स नेगेटिव है, कभी नहीं होता फोर्स नेगेटिव। अरे उसके साइन नेगेटिव इसलिए आते हैं क्योंकि उसकी डायरेक्शन नेगेटिव है। ये मत सोचना कि फोर्स नेगेटिव हो जाती है। फोर्स नेगेटिव होने का मतलब क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन नेगेटिव, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, डिस्टेंस के भी नेगेटिव होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना।
तो अब हम लोग ये बात करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन की, थोड़ी सी पॉइंट रह गया है एक फॉर्मूला का आधार पे। स्टैटिक फ्रिक्शन, एक फॉर्मूला उसका लिख लेते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन का। तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, समझिएगा, ये कांटेक्ट में हमारे पास बाबू एक सरफेस है। ओके, क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए, मैंने बोला था आपको कि ऊपर की ओर एक फोर्स लगती है, कौन सा लगता है, नॉर्मल फोर्स लगता है। नीचे की ओर कौन सा लगता है, mg लगता है। इधर की ओर क्या लगता है, कैपिटल F लगता है। इधर की ओर क्या लगता है, स्मॉल f लगता है। अब मुझे ये बताओ, स्टैटिक फ्रिक्शन में कैपिटल F बराबर तो स्मॉल f ही होता है। बात तो क्लियर हो गया यार। इसका अभी तो मैं बताया था आपको, है ना, इसके पहले मैंने बताया था कि ये स्टैटिक में जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये हमारे पास मास है। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है उस टाइम में फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स होती है, बट अपोजिंग फोर्स होती है। अब पहला इक्वेशन क्या था, पहला इक्वेशन था हमारे पास n इज इक्वल टू mg। याद रखिए, मैं बोला था उसको, आप ध्यान रखिएगा, ये पहला इक्वेशन था। ओके, उसके बाद अभी इसके पहले मैं क्या बताया हूं, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो अब ये सोचो कि ये कौन फ्रिक्शन है, सर ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो यहां क्या लगेगा, म्यू एस लगेगा, म्यू एस लगेगा। सर इसको कैसे पहचानेंगे, तो पहले नंबर ये ध्यान रखिए कि अगर कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्वेश्चन में लिखता है तो बेस्ट है। दूसरी बात ये समझिएगा कि इसके यूनिट लेस होता है, 0.2, 0.3, 0.4 इस प्रकार दिया रहता है। सर कितना मैक्सिमम जा सकता है, नहीं, ये हमेशा फ्रैक्शन में रहेगा और 1 से कम रहेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, म्यू एस जो है, ये आपको लेस दैन रहता है ना, किससे, 1 से, 1 से लेस दैन होता है, ये बात समझिएगा। हमेशा 1 से 0.8, 0.9 इस प्रकार से रहेगा। अगर 3.2, 3.1 है ना, अगर 1 से ज्यादा होता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, क्योंकि उसमें मूवमेंट होने लगती है तो घर्षण ज्यादा होती है। घर्षण ज्यादा करने के कारण क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज करता है। लेकिन अगर 1 से कम हो रही है तब क्या होता है, दोनों के बीच में फ्रिक्शन अप्लाइड है लेकिन मूवमेंट नहीं हो रही है। तो मूवमेंट जब अप्लाइड नहीं होती है तो क्या होता है, इसकी वैल्यू 1 से लेस रहता है। बट कोई बात नहीं, क्वेश्चन में मालूम चल जाएगा। अब यहां पे समझना है आपको कि देखिए ये फ्रिक्शन क्लियर हो गया, तो यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन बराबर मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, क्या, एफ अपोजिंग। बोले तो अब आप बार बार अपोज करने की जरूरत नहीं है, आप स्मॉल एफ लिखोगे क्लियर हो जाएगा, समझ लेगा बच्चे लोग, ठीक है। अब स्मॉल एफ फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या हो सकता है, एक फोर्स हमारा फ्रिक्शन इज इक्वल टू एफ, और एफ यहां क्या है, ये नॉर्मल फोर्स है, तो नॉर्मल फोर्स बराबर क्या होता है, mg होता है। तो मैं यहां पे ले सकता हूं mg। अब ये आप चीज को यहां पे ध्यान रखो, mg। अब देख, लेकिन ये ध्यान रखना है कि सर जब ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो ये दोनों के बीच में तो कोएफिशिएंट लग रहा होगा, तो वह कोएफिशिएंट का क्या है, म्यू है, म्यू, ठीक है, क्या है, म्यू। तो ये आप फॉर्मूला लिख लीजिए, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू mg होता है, म्यू mg होता है। बाबू यहां पे कभी कभी किसी बुक्स में इस प्रकार से लिखा रहेगा, ऐसे भी तो चिंता नहीं करना, ठीक है, क्या रहेगा, ये f इज इक्वल टू म्यू, और mg क्या है बाबू, mg तो बैलेंस फोर्स हमारा n का है सर, तो कभी कभी n लिखा रहेगा, और म्यू यहां पे फिर भी आप कंफ्यूजन करोगे, इसलिए छोड़ना नहीं इसको, है ना, इसकी पुच्छी पकड़ के रखना, s लिखना, म्यू एस एन, म्यू एस एन, ठीक है, म्यू एस एन बोलो तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट हो गया, n बोले तो n बराबर mg, कभी जब वैल्यू बैठा रहेगा तो बैठा दोगे ना, तो ये आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब यहां पर से ये बात ध्यान रखना कि कभी कभी क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम्पल के तौर पे कि मुझे बताइए कि नॉर्मल फोर्स क्या होगा, यहां पे नॉर्मल फोर्स क्या होगा, तो नॉर्मल फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन बाय स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ ऐसा, ये भी आपकी फॉर्मूला है, ठीक है। ये सब चीज को ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला पूछ सकता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, मैं सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आगे की ओर मूव नहीं कर रहा है, लेकिन म्यू इज इक्वल टू 0.2 दे रखा है। मास यहां पे कितना है, 20 केजी है, मास कितना है, 20 केजी है। मुझे आप ये बताइए कि फ्रिक्शन, पहला पूछा है फ्रिक्शन कितना होगा, फ्रिक्शन ऑफ फोर्स कितना होगा,
दूसरा पूछा है एक्सीलरेशन कितना होगा, एक्सीलरेशन कितना होगा एट 20 kg मास पे। देखो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स, फ्रिक्शन फिर से ध्यान रखो, फ्रिक्शन कहां से, फिर ज्यादा माइंड डिस्टर्ब नहीं करना है इस लॉकडाउन में। सबसे पहले समझना है कि फ्रिक्शन आखिर, फ्रिक्शन ऑफ फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला कौन सा, F इज इक्वल टू म्यू एस एन। ओहो, अब यहां पर आ गया म्यू एस, तो पता चल गया कि सर ये म्यू दिया हुआ, क्लियर। एन बराबर क्या है, एम जी, एम तो दिया रखा बाबू 20, और जी की वैल्यू तो आपको पता है ना कि जी की वैल्यू कितना होता है, 10 होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा 9.8 भी होता है, बट हम लोग अप्रोक्स वैल्यू ये लेते हैं न्यूमेरिकल पर्पस से। अब देखेंगे यहाँ पे F इज इक्वल टू म्यू कितना हो गया बाबू, म्यू एम जी में फॉर्मूला अप्लाइड कर रहा हूं, तो म्यू कितना है 0.2 है, एम कितना दे रखा है 20, और जी की वैल्यू कितना होता है 10, यहां से 10 से 10 मर गया। अब यहां से क्या हो गया इसका 40 न्यूटन, क्या हो गया 40 न्यूटन हमारा फ्रिक्शन निकल गया। क्लियर हो गया पहला एग्जाम क्वेश्चन हमारा। दूसरा क्वेश्चन पूछा एक्सीलरेशन। अरे भैया एक्सीलरेशन तो यहां पे जब ऑब्जेक्ट, सर इफ ऑब्जेक्ट नॉट मूव देन एक्सीलरेशन बराबर 0, एक्सीलरेशन बराबर 0, तो यहां पर खत्म बात हो गया, मेरा आंसर हो गया यहाँ। जब ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है तो एक्सीलरेशन 0 होगा ना, उतना सोचने की क्या बात है, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, या 0 हो जाएगा। तो ये जो बात थी आपके किस चीज के था, स्टैटिक फ्रिक्शन का था। ठीक है, ये बात समझ गए आप लोग सब। दूसरी बात यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि एक मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ लिमिटिंग फ्रिक्शन का। लिमिटिंग फ्रिक्शन इसी चीज पे है, ठीक है, इसको मैं साफ कर देता हूँ। कल मैं स्टार्ट करूंगा काइनेटिक फ्रिक्शन, कल मैं स्टार्ट करूंगा आपको काइनेटिक फ्रिक्शन। जैसे देखिए ये क्या है आपका, नेक्स्ट है लिमिटिंग फ्रिक्शन। जैसे सपोज ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और यहां पे क्या है, मास रखा हुआ है। यहां पे हम 10, जब ऑब्जेक्ट यहां पे था, जब ऑब्जेक्ट यहां था तो 10 न्यूटन लगाए हम, ठीक है। यहां पे ऑब्जेक्ट पहुंचा तो 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा था। ये ऑब्जेक्ट जब यहां पहुंच गया तो यहां पर लगा लिया हम 20 न्यूटन का फोर्स। देखो सर लिमिटिंग फ्रिक्शन में क्या होती है, लिमिटिंग में होती है क्या कि कोई भी ऑब्जेक्ट का फ्रिक्शन करने का एक लिमिट होता है, हमेशा मूव नहीं करता, हमेशा फ्रिक्शन अप्लाई नहीं होता है। जैसे कि सपोज अगर हमारे पास ये क्या है, स्मूथ सरफेस है, मैं इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, स्मूथ है, मूव कर रहा है, लेकिन अगर रफ सरफेस पकड़ा गया, रफ सरफेस कहां पर पकड़ा गया, 20 न्यूटन पे, ठीक है। यहां पे 20 के बिफोर में क्या था, स्मूथ सरफेस था, अब इसके बाद क्या हो गया, रफ सरफेस हो गया। तो अब हमारा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, तो लिमिट कहां तक है सर, अंडर 20 तक हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन था। यहां तक हमारा लिमिट था कि स्मूथ सरफेस था, यहां फोर्स अप्लाइड नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे 20 न्यूटन के ज्यादा लगाएंगे तो ये वाली सरफेस हमारा क्या है, रफ सरफेस है, यहां पे फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाएगा। तो इसी चीज को बोला जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और इसकी जो है ना इंडिकेट करते हैं म्यू एल से इंडिकेट करते हैं। क्लियर हो गया। एक आप इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव में ऐसा लिख लीजिए आप लोग कि है ना 0 है ना, क्या लिख लीजिए यहां पे, ये ध्यान रखिएगा, ये आपको म्यू एल है, ये 0 जो होता है इससे है ना, इसकी जो वैल्यू जो होता है ग्रेटर देन इज इक्वल टू हो जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड ये लेस देन कितना हो जाता है आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन का। ये कह सकते हैं आपको फोर्स ऑफ लिमिटिंग का। तो ये वैल्यूज को आप लिख लीजिए। और हम लोग कल स्टार्ट करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। किस चीज को स्टार्ट करेंगे हम लोग, काइनेटिक फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे। मैंने इंट्रोडक्शन दे रखा आपको, स्टैटिक फ्रिक्शन बताया, नेचर ऑफ फ्रिक्शन बताया, उसके बाद कोएफिशिएंट बताया, इसकी फॉर्मूला है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है। कल हम लोग देखेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन का, तो उस पर क्या रह जाएगा और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा आपको न्यूमेरिकल क्या आती है। ओके, थैंक यू।